नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आज हम इस वक्त में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो हम खास तौर पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव है रक्त रंजित है, हिंसा, जबरदस्त हिंसा, बम धमाके, राज्यपाल ने दौरा किया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो किस तरह से वहां पंचायत का चुनाव हो रहा है या फिर युद्ध हो रहा है, यह सवाल, इसकी पड़ताल हम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आज हमारी खास चर्चा होगी कि विपक्षी एकता के लिए कितनी शर्तें आ रही हैं और क्या इन शर्तों के बीच हो पाएगी विपक्षी एकता। बहुत ही शख्स वो हैं, कोई किसी को जासूस कह रहा है कि इसलिए निकाला क्योंकि वो जासूसी कर लेता, तो इन पर होगी खास चर्चा। साथ ही बात होगी कि कर्नाटक में 5 गारंटी और फ्रीबी के वादों पर अमल करने के बजाय लगातार धार्मिक मुद्दे छेड़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं अगर भैंस कट सकती है तो गाय क्यों नहीं, कभी हेडगेवार और सावरकर को सिलेबस से निकाल रहे हैं, और अब धर्मांतरण विरोधी कानून को सिद्धारमैया सरकार वापस लेने का फैसला कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एमके स्टालिन क्या खुद को बचाने के लिए सीबीआई को ना कह रहे हैं, ये राज्य की बीजेपी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। इस पर भी हम करेंगे बात। इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ा। गुजरात में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने कहा आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की है उम्मीद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की अधिकारियों के साथ चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की समीक्षा। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से लेकर 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। न्यूयॉर्क में पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। वहीं 22 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी अहम मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। पीएम की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पंचायत चुनाव के बजाय लगता है कि युद्ध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की लगातार आ रही खबरों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बदला, और अब जो आदेश बदलकर हाईकोर्ट ने दिया है उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है, राज्य के चुनाव आयोग को। दरअसल पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर तेज हुई हिंसा के बीच अब तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग वहां पर घायल भी हुए हैं, और सैकड़ों की तादाद में बम विस्फोट की घटना सामने आई है। खौफ के कारण कई लोग नामांकन तक नहीं कर सके हैं। तो राज्यपाल आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और इन हिंसक घटनाओं पर राज्यपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपनी प्रतिक्रिया में राज्यपाल आनंद बोस ने कहा चुनाव में जीत वोट की संख्या पर निर्भर करती है, लाशों की तादाद से लोकतंत्र में जीत हार का फैसला नहीं होना चाहिए। पंचायत के रक्त रंजित चुनावी इतिहास में सत्ताधारी पार्टियों ने हिंसा के जरिए ही चुनाव जीतने की कोशिश की है, चाहे पहले सीपीएम रही हो या फिर अब तृणमूल। 2018 की बात ले लीजिए, पंचायत चुनाव में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी और टीएमसी ने 34% सीट तो निर्विरोध जीत ली थी, इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग नामांकन ही नहीं कर पाए थे।
तो विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के बदतर हालात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी के निशाने पर हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले महीने में इतने बम, गोला, बारूद मिलने की घटनाएं हुई हैं, ये सब पंचायत चुनाव की तैयारी थी। सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है या युद्ध चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह वाकई एक शर्मनाक पहलू है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि अपराधियों को संविधान और कानून के तहत दंडित किया जाएगा। I can assure the people of Bengal, violence will be the first victim in this election. Violence should die a silent death. Violence will be encountered by silence in the sense those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The peace-loving people of Bengal have a right to exercise their franchise, unmindful or unfearful of anybody else. This election should be resolved by the silent majority of the state and the lovers of democracy to ensure that peaceful elections will become a rule rather than an exception in Bengal. This calls for concerted efforts by all concerned. As governor, I would take the initiative to see that all stakeholders are brought together and a joint effort is made to quell this situation of violence which mars the peace and quiet of this peaceful state. तो ये तो थी राज्यपाल की प्रतिक्रिया। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जारी हिंसा पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल की भूमि में जहां पहले रविंद्रनाथ संगीत सुना जाता था, वहां आज बम के धमाके और हिंसा का तांडव हो रहा है। ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है। और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घृणा, हिंसा और प्राणघातक हमलों के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी सीधे कोलकाता से। और प्रसेनजीत जी, सीधा सवाल, बीजेपी कह रही है 50,000 लोग नामांकन कर पाए हैं, यानी ये साफ है कि बीजेपी के भी करीब 20-25 हजार लोग नामांकन नहीं कर पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि बीजेपी तो डेटा दे रही है, इसी तरह का डेटा सीपीएम के पास होगा, कांग्रेस के पास होगा। ये पंचायत का चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में या युद्ध चल रहा है? लालचंद, देखिए, आप तो ये जो शब्द प्रयोग कर दिया, तो इसी के बारे में मैं बताऊं कि कल रात से ही हम सोशल मीडिया को अगर देखें तो काफी सारे मीम आ चुके हैं जहां पे जेलेंस्की कह रहा है कि मुझे नाटो से कोई मदद लेने का कोई जरूरत नहीं था। अगर बंगाल से कुछ लोगों को ला पाते तो हमारा काम बन जाता और हम हमारी सीमा को सुरक्षित कर पाते रशिया के साथ इस युद्ध में। तो ये इस तरह की मीम बंगाल की आप देख ही रहा है। जो फुटेज आप दिखा रहा है, ये कल की फुटेज है। तो ये सिर्फ नामांकन भरने के लिए दोनों तरफ के बीच का ये जो लड़ाई, ये नामांकन भरने के लिए अगर है तो चुनाव के दिन क्या हो सकता है 8 जुलाई को, बड़ा सवाल। और दूसरी बात मैं कहूं लालचंद कि ये सिर्फ डीडी न्यूज ने पिछले 2-3 महीनों से बार बार इसके ऊपर आलोचना किया है कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। तो अगर हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों को ये समझ में आ रहा था कि ऐसे होने जा रहा है, तो
प्रदेश की जो पुलिस मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी क्या खबर में नहीं? उनका जो डीजीपी, उनका जो चीफ सेक्रेटरी, उनको क्या पता नहीं था? क्या जिले की जो एसएसपी होते हैं उनको पता नहीं था? कहानी यह है कि सबको पता है। ऐसा क्या जरूरत है कि लोगों को नामांकन भरने के दिन सुबह उठ के हाथ में लाठी डंडा और बंदूकें और बम लेकर निकल जाए? ऐसे क्या है पंचायत चुनाव के अंदर? इसके बारे में भी हम बार बार चर्चा किया है। लेकिन जो हो गया है, आप 4 की बात कहे, लेकिन मेरे आंकड़ा कहते हैं कि शुक्रवार से कल तक ये 5-6 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुका है। लालचंद जी। और प्रसेन जी दा, हाई कोर्ट ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि सभी जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार उसके रिव्यू के लिए भी फिर से हाई कोर्ट चली गई। क्या दिक्कत है उनको केंद्रीय बलों की तैनाती में? नहीं, पहले लालचंद एक चालाकी करने की कोशिश किया गया। चालाकी यह है कि निर्वाचन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि उनके हिसाब से कौन कौन जिला सेंसिटिव है, लेकिन यह पत्रकारों को नहीं दिया गया। अच्छा। कोर्ट की तरफ से बताया गया कि जो जो डिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव है वहां पे तुरंत सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए। लेकिन बाद में इसको नकारने के लिए, और ये जो रिपोर्ट पत्रकारों के पास नहीं था, ऊपर से राजीव सिन्हा जो यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन बने हैं, उन्होंने पत्रकारों के ऊपर दबाव लगाया कि आपने झूठा खबर किया है, कोई बंगाल में सेंसिटिव बूथ नहीं है, कोई बंगाल में सेंसिटिव बूथ नहीं है। इसका मतलब है वो अदालत को गलत साबित करने पर तुले हुए थे। उनका ये सोच था, तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का ये सोच, क्योंकि हाईकोर्ट ने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट को इलेक्शन कमीशन ने सेंसिटिव बताया उस पर सीएपीएफ लागू किया जाए। तो अगर ऐसे साबित किया जाए कि हमने किसी भी सेंसिटिव जिला अनाउंस नहीं किए हैं, तो पूरे चुनाव जो है वो बिना सीएपीएफ के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस की बेंच है, कल सुबह वो काफी गुस्सा किया है। उन्होंने 2 बातें कहा कि क्या हम सो मोटो जो अदालत अवमानना की मामला दायर करने के काम करें जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ, या पूरे प्रदेश में हम सीएपीएफ लगा दे। आखिरकार कल शाम को सीएपीएफ लगा दिया पूरे प्रदेश में, और 48 घंटे में, मतलब 24 घंटे हो चुके हैं, और अगले 24 घंटे में पूरे बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर शायद पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता रहे कि ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के दायरे में किया जाएगा। लालचंद दादा, आप हमारे साथ बने रहिएगा अभी, क्योंकि अभी राज्यपाल ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। बने रहिएगा, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और लौटेंगे तो फिर प्रसेनजीत दा के साथ इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की हम जुड़ने के लिए जा रहे हैं फिर से एक बार प्रसेनजीत दा के पास, क्योंकि प्रसेनजीत दा हमारे पास जुड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल की जो रक्त रंजित चुनाव हो रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले प्रसेनजीत दा बोला था हमने कि राज्यपाल ने इलाके का, हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करके कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि वोटों की गिनती से चुनाव जीते जाएंगे या लाशों की गिनती से। अपने आप में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन इसे हम कह सकते हैं प्रसेनजीत दा। बिल्कुल, देखिए कोई भी इंसान जिनकी इधर दिल है, जो अपने दो आंखों से देख सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं, उनके लिए ये जो तस्वीरें कल पूरा दिन हमने चलाया, पूरे बंगाल के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग देखे हैं कि एक चुनाव में नामांकन भरने के लिए किस तरह की घटना हम ये जो देख रहे हैं, ये जो जैसे लग रहा है कि जो युद्ध की मैदान में टैंक जला हुआ पड़े हुए हैं। तो इस तरह के दृश्य देख के कल ही डॉक्टर बोस ने एक प्रतिक्रिया दिए थे, और आज फिर उस जगह पे, ये कोलकाता से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे है। थोड़ा सा अंदाजा लालचंद आपको कोलकाता के बारे में है, आप साइंस सिटी जानते हैं। साइंस सिटी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है। यहाँ पे अगर ये हो सकता है तो बाकी जगह पे क्या क्या हुआ है ये आप अंदाजा लगा लीजिए, और इससे अंदाजा लगेगा कि क्या हुआ है पिछले 5-6 दिनों में ये नामांकन को लेकर। और इसीलिए गवर्नर ने ये तीखे प्रतिक्रिया दिया है। IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है, और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए, और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं, और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुम्बकम। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की जो हम करने वाले हैं कि विपक्षी एकता में कितने पेंच हैं, कितना आपस में भरोसे की कमी है, कितनी शर्तें हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है, और तीखा हमला क्या बल्कि एक बड़ी शर्त रख दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो आप यानी आम आदमी पार्टी उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश में मदद कर देगी। यानी कि अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर आपकी मिशन एकता में कांग्रेस के लिए अभी भी गुंजाइश तो है। हालांकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना रखी है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम सियासत में सौदा नहीं करते, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन में अगर देखें तो सौदा ही तो सबसे ज्यादा मुखर है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से कर रही है। सौरभ भारद्वाज से पहले ऐसी ही शर्त ममता बनर्जी ने भी रखी थी कि कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल छोड़ने की हिम्मत करे तो टीएमसी उनके साथ जा सकती है। तो राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों को ही ड्राइविंग सीट पर रखा जाना चाहिए। विपक्षी एकता में ऐसी शर्तें तेजस्वी और अखिलेश यादव भी पहले ही रख चुके थे।
तो विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा था कि वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें या महागठबंधन से अलग हो जाएं, तो ये भी बड़ी शर्त थी। 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता सम्मेलन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को बाहर करने का कारण भी नीतीश कुमार बताते हैं। नीतीश का मानना है कि अगर मांझी मीटिंग में होते तो सारी बातें बीजेपी को बता देते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एकता में ऐसा कौन सा गुप्त एजेंडा है जो पब्लिक नहीं हो सकता। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मांझी की पार्टी को छोटी दुकान कह दिया था, यानी दुकान की साइज पर भी एकता की शर्त पूरी होगी, ये भी एक सवाल है। 17 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित नीतीश कुमार इस बार बीजेपी मुक्ति के अभियान पर निकले हुए हैं और यह सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता में छोटे दलों की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े दल में भी तो बीआरएस, बीजेडी, टीडीपी उनकी एकता में शामिल नहीं है, नकार चुके हैं, इनकार कर चुके हैं। कल एनएसयूआई की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस दौर में चुनौतियां बहुत हैं, हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर है कि फॉर्मूला और जोड़ तोड़ का प्रभाव ज्यादा दिन तो रहता नहीं। सियासत में लोगों की उम्मीद ही पहली शर्त है जिसके लिए नरेंद्र मोदी में उन्हें दिखता है। विपक्ष के लिए यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उम्मीद का चेहरा कौन होगा। तो आम आदमी पार्टी ने जो शर्त रखी, उनके नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या शर्त रखी कांग्रेस के लिए, सुन लीजिए। हम तो ये एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। ये शर्त है और शर्त में दम भी है। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर क्या कहा, उनकी बातें सुन लीजिए। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कहां तक पहुंचे हैं ये उनके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई थी और फिर ऐसा पार कराया आम आदमी पार्टी ने कि वो पूरी रियासत ही चली गई उनके हाथ में। तो जो एक कहावत होती ना, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कब कूप में गिरने की कोशिश करेंगे, तो उस पर मुझे लगता है दोनों का अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। तो शर्त है तो अविश्वास भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर क्या कहा, उसे भी सुनिए। इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं ठीक हुआ, चले गए। करते हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में सैयद यासिर जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी, बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका भी। शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहले इस रिपोर्ट को थोड़ा सा विस्तार देता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी, ये मतलब शर्तें हैं, अविश्वास है, तमाम चीजें हैं, ये वाकई नीतीश कुमार ने बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है अपने हाथ में, ऐसा लग रहा है। इसकी बात करते करते अगर लालचंद जी मैं आपकी रिपोर्ट पे पहले आऊं, जो भूपेश बघेल ने कम से कम एक आईना दिखाया है। कल एनएसयूआई की मीटिंग में जो भूपेश बघेल कह रहे थे, जरा उस बात को समझने की जरूरत है। और इस विपक्षी एकता के जो आप इसमें सूत्र और इसके बाद शर्त के बाद आप ये कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, उसमें उसका सारा जवाब भी है। जब भूपेश बघेल कहते हैं कि सत्ता तो हम पा लेते हैं लेकिन हम रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो वो इस बात को दर्शाते हैं या इस बात को कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि सत्ता पालाना और उसको रिपीट करने में जो सबसे जो दूरी है, वो दूरी कांग्रेस अभी इस दौर में देख रही है। कि आप फार्मूले से, आप किसी जोड़ तोड़ से या आप किसी फ्रीबीज से सत्ता हासिल कर लें लोगों के एश्योरेंस पे, लेकिन जो एस्पिरेशंस है एक्चुअल लोगों का, वही किसी को रिपीट कराता है और वही उसी को नेतृत्व बनाता है। तो सबसे जो ड्रॉबैक है, ये सारे विपक्ष की एकता के शेड पे आप देख रहे हैं, ये उम्मीद की है, एस्पिरेशन की है। और ये 2024 में अगर सबसे बड़े एस्पिरेशन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, तो उसके बदले में ये सारी चीजें, शर्तें आप देख रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टियों पे दे रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई एक चेहरा नहीं है जिसपे लोगों की उम्मीदें हों।
भारत के 140 करोड़ का एस्पिरेशंस हो। अब मैं आपके साथ इस पे रिपोर्ट पे आता हूं और सवाल पे आता हूं कि हो क्या रहा है कि ये जो भानुमति का जो कुनबा जोड़ा जा रहा है उसके आप किस तरह से देख रहे हैं, उसके सेट्स के अलग अलग बिंदुओं को देखिए। जब यही नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को नजदीक ले जाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते हैं, तो नीतीश कुमार को यह इजाजत दी जाती है कि आप केजरीवाल से बात कीजिए, हम उनके अध्यादेश को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जो पार्लियामेंट में वो आना है उनके दिल्ली सरकार के अध्यादेश को लेकर। और होता क्या है कि अगले से दूसरे दिन के बाद आप देखिए कि वही पंजाब के और दिल्ली के जब कांग्रेस के यूनिट के लीडर हैं वो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ये आत्मघाती कदम कांग्रेस क्यों उठा रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे उसको वापस ले लेते हैं। तो आज इस तरह से एक तरह से सौरभ भारद्वाज एक अपनी तरफ से एक सिक्का उछाल रहे हैं और वो सिक्का उछालते हुए राजनीति में इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तुम हमारा पीठ सुलझाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाता हूं। और ये विपक्ष की एकता जो है आगे चल पड़ेगी, जो पटना में केजरीवाल भी होंगे और राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो ये एक तरह से उनकी तरफ से ऑफर है। लौटता हूं आपके पास और मैं यासिर साहब के पास जाऊं, उससे पहले संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, पहले से कितनी मुश्किलें आ रही हैं, 12 जून से बढ़ा के 23 जून किया गया, पहले बहुत हाँ बहुत ना है, ऊपर से आप लोग ऐसी ऐसी शर्तें आम आदमी पार्टी रख देती है, कैसे फिर ये बनेगी एकता? संजीव जी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि एक बात तो बिल्कुल सही है कि सारी पार्टियां अलग अलग अपनी नीतियों के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, सारी अलग अलग पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को खूब जानती है और उसको तौलती भी है। वो पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां उसमें शामिल थी और आज तकरीबन 2 दर्जन के आसपास में पार्टियां उनसे बाहर हुई, उनके पार्टी से बाहर निकली। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है। अब रही बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो सिक्के उछालने की बात यहाँ पे हो रही है, यह बिल्कुल सही है कि अलग अलग अपनी अपने लाइन और लकीर कभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनती है और एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात होती है तो सारे लोग अपने अपने उस तरह के एजेंडे को बाहर रखते हैं और एक नई नीति तैयार होती है। इसमें वक्त लगता है। ये मान लेना और ये कह देना कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा खाई हो गई है, दूरी हो गई है, देखिए सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की धृष्टता जो देश के संवैधानिक संस्थानों पर जो संकट आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। आपकी आवाज में कुछ बाधा आ रही है, हमें आपके पास लौटता हूं सवालों को लेकर के। इस बीच में जरा यासिर साहब के पास चलता हूं। यासिर साहब, ये हमने जो देखा अभी कि 2 चीजें हैं, एक तो कई तरह की शर्तें हैं, दूसरा यहां तक है कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि वो मुखबिरी कर देते अगर जीतन राम मांझी बैठक में होते, तो इस तरह का अविश्वास है। आप लोगों ने एनडीए का प्रयोग किया था, आप लोगों के बीच भी इस तरह के शर्तें और अविश्वास थे क्या, जिसका हवाला अभी संजीव कौशिक जी दे रहे थे एनडीए के 24 दलों का, 2 दर्जन दलों का? यासिर साहब देखिए, पहले मैं विनोद जी की उस लाइन को कंप्लीट कर दूं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये खेल जो खेल रहे हैं नीतीश कुमार, ये इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष हताश है, निराश है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, किसी पे किसी को विश्वास नहीं है। बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में खुद आपस में मतभेद है, जदयू टूट के कगार पे है। अभी जिस तरीके की बात, भाई नीतीश कुमार बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, वो भारतीय राजनीति के कुछ जो चंद एक्सपीरियंस लीडर हैं उनमें उनका नाम है। वो अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी को, आप बातों को उनके समझिए कि मैंने अपने ही तो कोटे से आपको दे दिया था, एक एहसान, और दूसरा उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वो मुखबरी कर सकते थे। तो जब अपने ही राज्य में अपने ही नेता पे विश्वास नहीं कर सकते, तो दूसरे राज्यों में जो वो खेल खेलना चाह रहे हैं, कैसे विश्वास बनेगा? और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी है, आप शुचिता और नैतिकता की दुहाई देके आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से राजनीति शुरू करी। उनके एक राइट हैंड साइड में उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का सिंबल बताते थे, यहाँ के तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की फाइल होती थी। दूसरे साइड में वो कपिल सिब्बल को सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताते, उनकी फाइल थी।
हाँ। अब कपिल सिब्बल से तो रामलीला उनकी मैदान में गड़बड़ियां हो पहुंच गई गए। है। हाँ। कपिल सिब्बल को तो वो पता नहीं उन्होंने क्या हाँ। एक दूसरे ने पाठ पढ़ाया है कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए थक नहीं ठीक रही। है। लेकिन ये भारतीय राजनीति का सबसे गिरती हुई जो प्रकाष्ठा है हाँ। वो ये लोग दिखा रहे ठीक हैं। और है। इनके पास सामने कौन है? सामने 2024 में वो नेतृत्व है जो दोबारा से पूर्ण और संपूर्ण रूप से सरकार बना रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए ये जो सोच रहे हैं 2024 में लाल जी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ठीक है। पहले खुद विश्वास करें, अपना हाँ कुछ वोट कुछ सीट बिहार में इनकी बढ़ सकती है। ठीक है। और इस बार दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सौरभ भारद्वाज भी समझ ले और अरविंद केजरीवाल। आप पूरे आत्मविश्वास में हैं। और बात वही है कि एक तरफ भूपेश बघेल कहते हैं कि रिपीट मारना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रिपीट पर रिपीट मारते हैं और कई राज्यों में भी उनकी सरकारें रिपीट मारती हैं। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी। जो अब मुश्किल है, जो हमने देखा कि जिस तरह से कि वहां पर बिहार में उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, मुखबिरी कर देते। ये तो एक अविश्वास बाहर आ गया। इसी तरह का अविश्वास आरजेडी के साथ भी है, इसकी भी गाहे बगाहे चर्चा होती है। और भी कई दलों का आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, इस तरह की चर्चा हम बार बार सुनते हैं। तो ऐसे में वाकई नीतीश कुमार के लिए किसी अंजाम तक इस मुहिम को पहुंचाना बहुत मुश्किल होने वाली है। लाल जी, अभी यासिर साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो विश्वास की बात और अविश्वास की बात वो कह रहे थे कि आपने देखिए पॉलिटिकल पार्टी में इन सारे विपक्ष के जो 21-22 लोग हैं जिसकी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, इसे पटना में होने वाले 23 तारीख के महासम्मेलन में, उसमें 17 के लोग पार्टियां आ रही है। एक बार अगर आप नजर दौड़ाए तो इन सारे 17 पार्टियों में जो छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके बीच में ये विश्वास का जो दूरी है और विश्वास की जो खाई है वो कितनी गहरी है, इसको आप एक तरह से समझिए कि अगर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अगर एक मौका दे रहे हैं कांग्रेस को सोचने के लिए, तो अब क्या सवाल है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस में जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है उसके पीछे आम आदमी पार्टी ने उस जगह को भरा है। चाहे आप गोवा में देख लीजिए या अभी गुजरात में आप देख लीजिए या फिर अभी आप दिल्ली और पंजाब देखिए, और जगह पे हर जगह आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को हराया है। तो अगर कांग्रेस अपनी उस जमीन को क्या आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को हाथ सौंपने वाली है? अगर वो नहीं सौंपने वाली है तो फिर किस तरह का अलायंस और किस तरह का ये फोटो ऑब्सेशन जो पटना में वो कर रहे हैं। दूसरी बात आप ममता बनर्जी का देख लीजिए, वहां 4 अभी पंचायत के चुनाव में 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उसमें कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। और किस शर्मनाक आप चीज इसको देखिए, इस घटना को और इस फोटो आपको देखिए, जब पटना में आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के साथ साथ में वही सारे लीडर होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, और सब हाथ मिलाते हुए खड़े देखेंगे आप वहां पे। लेकिन उनके कार्यकर्ता वहां पंचायत के चुनाव में किस तरह से मारे जा रहे हैं, तो ये उनको शर्म होनी चाहिए कि एक तरह आपके पॉलिटिकल पार्टी और आपके कार्यकर्ता जमीन पे किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसको लोग कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। और दूसरी तरह आप उस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो अभी आपके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, लिखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग ये बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से तय कर लेंगे, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को मरने से तो बचाना चाहिए। सही बात है। पहले बाद में आप ये कॉमन मिनिमम, बाद में समझौता हो जाएगा, बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। संजीव कौशिक जी, ऐसे में कैसे होगी बताइए? एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, नेता को भी मार दिया था कांग्रेस के वहां पर, तो ऐसे में कैसे ये विपक्षी एकता होगी तृणमूल के बीच, कांग्रेस के बीच? आप लोग इस तरह से शर्तें रखेंगे तो कैसे एकता होगी? नीतीश कुमार अविश्वास करेंगे पार्टियों पर जो कन्वीनर हैं, कन्वीनर के पद के लिए हैं, यूं समझ लें, अभी 23 जून की बैठक के लिए उनको कन्वीनर मान लेते हैं, तो वो कैसे फिर इस तरह से एकता बनेगी? आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीति को समझते हैं, आपको क्या सूरत लगती है? ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने से ही बन जाएगी एकता? संजीव जी, मैंने कहा कि इससे पहले हिंदुस्तान ने देखा है कि मजबूत सरकारों के विपक्ष में सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं और एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने चुनाव लड़ा है और मजबूत पार्टियों को भी सत्ता से हटाया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आम आदमी पार्टी का तो उस समय उदय ही नहीं हुआ था, कांग्रेस छोड़ के ऐसी कौन सी पार्टी है जिसे वो आज के डेट में करप्ट कर रही है? आज के डेट में यदि उसे
बहुत ज्यादा चतुर चालाक और ये समझती है कि वक्त के हिसाब से बदले हुए वो लोग हैं जो हमेशा सत्ता के मलाई को खाने के लिए तैयार रहते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही है और उसका सहयोग नहीं ली है? पूरी सारी पार्टियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इसमें से अधिकांशतः पार्टियां, तकरीबन 17-18 पार्टियों की लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। या तो उनके अस्तित्व पे संकट आ गया है या फिर उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी की है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद देखे, और भारतीय जनता पार्टी ये बात खूब जानती है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं या पार्टियों की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है और उसी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, लगता है कुछ संपर्क टूट रहा है संजीव कौशिक जी से। यासिर साहब, जो सवाल ये उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए पहले भी तो ऐसा हो रहा है कि जब कभी भी कोई शक्तिशाली सरकार होती है, ताकतवर सरकार होती है, तो बाकी लोग उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो बन जाती है एकता। चाहे पहले की हम 77 की बात ले लें, 89 की बात ले लें, तमाम तरह की चीजें ये कह रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से इस चुनौती से निपटेंगे? क्या आप भी अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे? यासिर साहब, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को कनेक्ट करने में लगी हुई है, भारत के जनमानस को कनेक्ट कर रही है अपने कार्यक्रमों के थ्रू। जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने बनाया है उसको अपना कर्तव्य मान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे की जमीन पे क्रियान्वित कर रही। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये हताश और निराश देख रहे, ये 1970 के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। विनोद जी इस पे विस्तार से बता सकते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे 2024 में। अब 1970 का फॉर्मूला 2024 में 77 जो इनका बयान आया है वो किस तरीके से बनाएंगे ये समझ से परे है। भारतीय राजनीति में 80 के पहले के दौर को भी हम लोगों ने पढ़ के देखा है, और बाद में जो 90 के दौर की राजनीति को उसको तो आंखों से देखते हुए बड़े हुए हैं कि कैसे कैसे राजनीति बदली है। लेकिन इस वक्त की राजनीति जो है भारत के अंदर, क्या उसमें एक दूसरे पे अविश्वास करके कोई दल आगे बढ़ सकता है? एक दूसरे को निपटाने में लग के बढ़ सकता है? एक दूसरे को, जिस रक्त रंजित पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उसकी प्रयोगशाला बंगाल में बनाया गया है, प्रयोगशाला बना के वहां से जो नेता निकल रही हैं वो सपना प्रधानमंत्री का अगर देख रही है तो क्या विपक्ष उनको सपोर्ट करेगा? उस पर विश्वास कर पाएंगे? कांग्रेस वहां हाशिए पे है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बता रही है कि कांग्रेस जीरो है, हाशिए पे है, वो अपना काम छोड़ दे। तो ये विश्वास ही नहीं है। उस विश्वास की डोर के अंदर इतनी गांठें लगी हुई हैं कि उस गांठ को खोलते खोलते लालचंद जी आप बिलीव करो कि ये बिखर जाएगा कुनबा। और ये बिखरता हुआ कुनबा इसलिए है कि जब आप फोटो तो खिंचा सकते हैं, जो विनोद जी कह रहे हैं कि फोटो दिखाएंगे, लेकिन उनसे सवाल अगर एक दूसरी जगहों पे, एक दूसरे राज्यों में ये दल करेंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत खिलाफ, पश्चिम बंगाल और जीता जागता आपको अभी उदाहरण देखिए ना, कैसे हताश दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अपने ही एनएसयूआई के बच्चों के सामने वो जो निराशा प्रकट करी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनको डिलीवर करना चाहिए था वो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में डिलीवर नहीं ये जो तमाम गांठें हैं, इन गांठों में आपके लिए उम्मीद भी छुपी हुई है। पूरी बात नहीं आ पाई थी संजीव कौशिक जी की, क्योंकि बार बार नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही थी। मैं चाहूंगा संजीव कौशिक जी बात पूरी करें, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। संजीव जी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ताकत को खूब जानती है। लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और गठबंधन की राजनीति को धता बताते हुए कि नहीं ये सारे लोग अवसरवादी लोग हैं। जब जब ये बात कहती है भारतीय जनता पार्टी खुद वैसे लोगों का अपमान करती है जिन लोगों के साथ वो लगातार सत्ता में रहेगी और सत्ता के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है कि जैसे नीतीश कुमार की बात कर ले, नीतीश कुमार ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा है। तो नीतीश कुमार से बेहतर भारतीय जनता पार्टी को कौन समझ सकता है? ये कंफ्यूजन है, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। ये सतीश कौशिक जी कंफ्यूज है, बात ले लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या बात बताना चाह रहे हैं? आप अपने लोगों पर विश्वास है, आप एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं क्या? बात को जाने दीजिए ना, उनकी बात को ले लीजिए। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीति का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर उस कमियों को जानते हैं और हर मजबूती को भी जानते हैं। नीतीश कुमार के ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार चेहरा के तौर पर चले आए और लोगों के सामने उनकी उपस्थिति दर्ज होने लगी? तो इन नीतीश कुमार के आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट क्यों हो गई? तो ये सारी चीजें हैं, कभी कोई संयोजक के तौर पर मिल करके और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता,
मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रयास यदि हो रहा है तो उस प्रयास भर से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं परिणाम के बारे में अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास हो रहा है, ठीक है ना। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी जो सवाल संजीव जी उठा रहे हैं कि भाई चलिए परिणाम का देखते हैं कैसा निकलता है, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि हम भी उस तरह का एक गठबंधन बनाए जैसा कि पहले इस देश में प्रयोग हो चुका है 77 में, 89 में और भी कई मौकों पर। विनोद जी, वैसे संजीव जी का जवाब यासिर साहब ने दे दिया है। यासिर साहब जब वो कह रहे थे ये प्रयास नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। और वो फ्रस्ट्रेशन की बात संजीव जी उसको प्रयास का एक आप सोच सकते हैं कि उसको शब्दों में गढ़ रहे हैं। अब मैं संजीव जी को जवाब देता हूँ। बड़ी देर से गठबंधन पॉलिटिक्स को समझा रहे हैं और मैं लगभग 10 मिनट से उनको गठबंधन पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ। संजीव जी, आपको याद होना चाहिए इस देश में 70 साल के 75 साल के ये देश हमारा आज़ाद हुए हैं और इस देश में इतने चुनाव हुए हैं, 16वीं 15वीं 16वीं आपका ये लोकसभा का ये होगा चुनाव शायद। इस देश में अभी तक सिर्फ 4 ऐसे चेहरे हैं आपके सामने में जो इलेक्टेड है आम लोगों के एस्पिरेशन ने, जिनको प्रधानमंत्री बनाया है जी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और ये नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा इसको। बाकी सारे प्रधानमंत्री जो हैं उसके प्रधानमंत्री का इसी आप ही का जिस गठबंधन की बात आप कह रहे हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर रहे हैं उसी तरह से जोड़ तोड़ और उनको एक व्यवस्था के साथ में स्थापित करने की कोशिश हुई थी। उसका नतीजा इस देश ने देखा है। 10 साल आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी रहे, वो भी आपने देखा है। तो ये बात जब आप गठबंधन की बात कर रहे थे वो दौर था एक, और ये 21वीं सदी का भारत है। इस भारत में एक एस्पिरेशंस है। 60 करोड़ से ज्यादा युवाओं का देश है। इस देश को आप क्या मजाक बना रहे हैं कि नीतीश कुमार आज तक एक इलेक्शन नहीं अपने यहाँ लड़ पाए हैं। एमएलसी से वो 17 साल तक लगातार वो चीफ मिनिस्टर बन पा रहे हैं। आप एक लाइन खींच रहे हैं। लेकिन ये लोग, और आज जो सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्टिविटी दिया है, अवेयरनेस दिया है, पॉलिटिकल एक नॉलेज है, उनके पास विजडम है, उनको आपके इस पुराने नैरेटिव से यहाँ अब बात बिल्कुल हर लोग पॉलिटिकली आप इतना देखिए मैच्योर है, उस चीज को जानता है। विनोद जी, इस देश का एस्पिरेशंस जो है वही आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी है। विनोद जी, हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, अपने दोनों मेहमानों के पास भी फिर से जाएंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा, और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी
21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो युग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता में कितने पेंच हैं, कितने अविश्वास हैं, कितनी शर्तें हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुख करता हूं यासिर साहब का, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। यासिर साहब, एक बात मुझे बताइए, जब कभी भी ये लोग अगर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संजीव जी कह रहे हैं कि भाई प्रयास कर रहे हैं, तो ये बताइए इस कोशिश को आप हमेशा दो नाम क्यों देते हैं? आप एक तो कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में सारे दल हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी बात आप ये कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं, इसीलिए एक मंच पर आ रहे हैं। आपके नेता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह की बात करती है, ये आप किस आधार पर कहते हैं? देखिए लालचंद जी, भारत के लोग, यह आधार इसलिए बना हुआ है कि भारत को लोग जानते हैं कि जो 2024 की लड़ाई है वो भ्रष्टाचारियों के कुनबा वर्सेस ईमानदारी से है। अब आपको मैं नाम लेता हूं भ्रष्टाचारी कुनबे में से एक एक लोगों के। बताइए कि लालू परिवार बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त डूबा हुआ, गर्दन तक भ्रष्टाचार में लबरेज है। दूसरी तरफ जेडीयू आप देखिए, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई इल्जाम है। छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस में आ जाइए, तमाम जो नए उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। भ्रष्टाचार पे उन्होंने किसी तरह की कोई नीति नहीं बनाई। छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पिछले 4-4.5 सालों से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हर डिपार्टमेंट में जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा है वो आपने ही तो दिखाया है लोगों को। आपके कैमरे से, विनोद जी जैसे पत्रकार के कैमरे के थ्रू भारत के लोगों ने देखा है, आपके टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा है। और अब आप इनके और सारे दल में, ममता बनर्जी ले लीजिए, उस कुनबा की एक और चेहरा है। हमने वहां पे नोटों के बंडल कमरों में भरे हुए देखे हैं भ्रष्टाचार में, जो उनका पैमाना था उनकी तो पराकाष्ठा रही है। हमने केसीआर की लड़की को भ्रष्टाचार में लिप्त देखा है। और आप दिल्ली आ जाइए, जहां भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के 2 साथी, पिछले 1 साल से एक आदमी जेल में है, दूसरा शिक्षा क्रांति की बात करते करते शराब के घोटाले में जेल चले गए। और जेल, ये देखिए, ये जो चरित्र है राजनीति की, हमने भी, आप तो सीनियर हैं, बहुत तर्क और तार्किक पत्रकारिता के लिए लालजी जाने जाते हैं। आप बताइए कि हमने जिस राजनीति को देखा उसमें कहीं आपने ये सुना और देखा कि कोई मुख्यमंत्री अपने महल में अपने महल को शीश महल बना दे? ठीक है, वियतनाम से पत्थर मंगाए, इटली से पर्दे मंगाए और उसमें 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च कर दे। क्या इसी दिल्ली में कांग्रेस की मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये भ्रष्टाचारियों को जनता जो है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई वैकेंसी नहीं खाली है, क्योंकि जनता जानती है इनके बारे में। अब जवाब ले लेते हैं संजीव जी। इनके हिसाब से अगर कहा जाए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अंग्रेजी के 2 शब्द आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, करप्शन। अभी फ्रस्ट्रेशन पे मेरी बात ही नहीं हुई, भ्रष्टाचार पे हुई थी, आप इनसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले इनसे लेते हैं। लालचंद जी, देश की जनता को तय करना है कि वो पार्टी बैठ करके भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद पे हमें ज्ञान पिला रही है। जो राष्ट्रवाद पे सबसे बड़ा झंडा लेकर के मुखर रहने वाली, छोटी बच्चियों, बलात्कारी बच्चियों के अगेंस्ट में, पक्ष में जो लोग होते हैं उसके साथ तिरंगा यात्रा निकालती है और पीडीपीसी समझौता करके सरकार में आती है, वो आज हमें नैतिकता की बात कर रही है। भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाली पार्टी वो हमें नसीहत देने का प्रयास कर रही है, जो तमाम पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण वैसे भ्रष्टाचारियों का नाम बताएंगे जिन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ रखा था। उनके लिए लगातार सड़कों पर थे वो, और सारे आज इनके पास कहीं तो मुख्यमंत्री तक है।
मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और आप छोड़ दीजिए फिर भ्रष्टाचारियों से लड़ने की इनकी नीति। हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस तरह देखिए, ये जिसके समर्थक है बोलना नहीं चाहिए, जिसके समर्थक हैं झूठ की वजह से। अरे कौशिक जी सुन लीजिए, आपकी झूठ, आपके पार्टी के नेता केजरीवाल साहब ने यही झूठ बोला था, 5 बड़े नेताओं से कोर्ट के थ्रू माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, जब मानहानि का आपके ऊपर केस होगा तो आप भी माफी मांगिए। आपके नेता ने 5 नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी जेटली साहब से लेके सरीके, जेटली साहब, नितिन गडकरी, मैं बताइए सबके नाम ले लूं जिनसे माफी मांगा है। चलिए, ये झूठ का खेल मत खेलिए। आगे जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री। आगे चर्चा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन वाली भी बात रहेगी, किसी और दिन हमें भी हमारी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालने दिए यासुर भाई, निकाल लेने देते कम से कम, यदि फ्रस्ट्रेशन है तो। झूठ मत बोलिए ना, सच में फ्रस्ट्रेशन निकालिए। ठीक है, देखते हैं किसमें क्या कितना फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आने के लिए और चर्चा करने के लिए। आपका भी संजीव कौशिक जी आकर के अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको एक अपडेट देंगे बिपरजॉय के बारे में गुजरात से, कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, और फिर कुछ और बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम आपको एक अपडेट देते हैं। गुजरात के कच्छ में अभी भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन सब के बीच एनडीआरएफ कर्मी पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कच्छ की जमीनी हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मैं इस वक्त तो नारायण सरोवर जो समुद्र के पास है, और यहाँ पे ठीक पीछे कोटेश्वर मंदिर है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं जो समुद्र का पानी है, समुद्र उफान पे है, और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। कल रात से यहाँ पे काम कर रही है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कल वेरी सीवियर कैटेगरी में था, अब वो आज दोपहर तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा, यानी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त भी समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग वेव है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, लेकिन उसके बीच एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। कल रात से ये लोग काम कर रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है किशन कुमार जी जो इस टीम के लीड है यहाँ पे। सर बताइए, आप यहाँ पे कल रात से हैं, आपकी पूरी टीम लगी हुई है काम करने में, बहुत बड़ा एक तरफ से आप लोग के लिए भी एक्सपीरियंस है, आप लोग को मना कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, क्या क्या चीजें हो रही है? हम यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, आप रास्ते में आए थे, बहुत सारे जो पेड़ थे वो कट के नीचे गिर गए थे उखड़ के। उन पेड़ों को हमने कटिंग इक्विपमेंट्स के जरिए, जो है हमारे पास जो कटिंग इक्विपमेंट्स है, चेन सा है, रोटरी रेस्क्यू सा है, उनसे हमने कटिंग इक्विपमेंट के जरिए उनको निकाल दिया गया। साथ ही जो आसपास के गांव वाले थे, गांव की पॉपुलेशन, उनको हमने वहां से निकाल के और रेस्क्यू शेल्टर्स में उनको रख दिया गया है, जिसके आसानी से वो रह सके। और ये इस यहाँ पे मूवमेंट करे, अगर किसी को भी कुछ जान माल की हानि हो रही है, किसी के पशु की, वो तो उनको भी रेस्क्यू करके वहाँ से निकालने के लिए रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, दिक्कत जरूर होती होगी, इतनी तेज हवाओं में बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा की शायद इतनी यहाँ पे हवा चल रही है, उसके बीच आप सब बहुत बहादुरी चाहिए होती है यहाँ पे खड़े होने के लिए भी। जो टीम है एक्चुअली में वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड है। ये ऐसे जो डिजास्टर के सिनेरियो है उनसे फेस करते रहते हैं। कितना प्रेशर आ रहा है, और उस प्रेशर में भी हम सुबह से मॉर्निंग से ही 6 बजे से लगे हुए हैं सभी इसके लिए, आज के दिन से। और कल नाइट में भी काम कर रहे थे, नाइट तक भी। तो ये सब हम देश की सेवा के लिए और इन काम के लिए कर रहे हैं। देश की सेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये
लोग इसका जीता जागता उदाहरण है। समुंदर का नजारा कितना उफान पे है ये समुंदर, और इसके बावजूद ये पूरे सारे जितने भी इंडिया के लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मना कर रहे हैं लोगों को बाहर आने के लिए। जो पोल्स यहाँ पे हम आते हुए हमने देखा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, पेड़ है, वो कट के टूट के बिखर चुके हैं। आप देख सकते हैं वहां पे एक पेड़ खुद गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस स्पीड से ये हवा चल रही है, जो समुद्र का पानी है किस उफान पे है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खड़े हैं और देश की सेवा सबसे बड़ा इनके लिए सबब है, और उस देश के लिए ही ये इस अपनी जान को जोखिम में लगा के भी यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कच्छ, गुजरात। ये आपने रिपोर्ट देखी, निश्चित रूप से एनडीआरएफ की तारीफ होनी चाहिए और तारीफ हमारी टीम की भी होनी चाहिए। तपस भट्टाचार्य की तारीफ होनी चाहिए और कैमरामैन भीम की भी तारीफ होनी चाहिए कि वो ऐसे हालात में ऐसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार फ्रीबी योजनाओं और 5 गारंटी से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों में दम क्यों है, यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सिद्धारमैया सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को अब रद्द करने का फैसला कर लिया है। तो यह कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित किया गया कि इसको अब हटा लिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। सिद्धारमैया कैबिनेट द्वारा इस बारे में फैसला लेने के बाद अब इस प्रस्ताव को जल्द ही सदन के पटल पर भी लाए जाने की संभावना है। दरअसल इस कानून के बारे में अगर बात करें तो राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने दिसंबर 2021 में कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून को लाया था, और इस कानून का उद्देश्य धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा सभी वर्गों को प्रदान करना था। इसमें क्या कुछ आता है कि भाई गलत बयानी हो, बल हो, अनुचित प्रभाव हो, जबरदस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध रूपांतरण पर रोक लगाने का इसका मकसद कानून का था। लेकिन ऐसे कानून को रद्द करने के पीछे कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का मकसद क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले सिद्धारमैया कैबिनेट ने कर्नाटक के स्कूलों की किताबों से आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर से संबंधित अध्याय भी हटाने का फैसला किया है। तो कभी आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को आवंटित जमीन का आवंटन रद्द करने का फैसला, तो कभी यह भी कहते हैं कि अगर भैंस कट सकती है तो गाय क्यों नहीं, यह भी बात हो रही है कर्नाटक में। इस बीच फ्री बिजली देने के बजाय उसका दर बढ़ा दिया गया है, तो नागरिकों के साथ ही वाणिज्यिक ऑपरेटर और उद्योग निकाय भी इसका भारी विरोध कर रहे हैं। तो क्या फ्रीबी योजनाएं और 5 गारंटी को पूरी नहीं कर पाने की वजह से ही सिद्धारमैया सरकार छेड़ रही है ऐसे मुद्दों को? करते हैं इसकी पड़ताल अपनी संवाददाता आयशा खानम के साथ। आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयशा, यही बड़ा सवाल है कि कम से कम 4-5 चीजें, ये देखिए सरकार बने हुए इतने दिन हो गए, 5 गारंटी का तो पता नहीं कौन से कितने लागू हो रहे हैं, उल्टे बिजली की दरें बढ़ गई और ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है। क्या मकसद है सिद्धारमैया सरकार की? जी देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में नजर आ रही है, और ये भी साफ होता जा रहा है कि कर्नाटक सरकार जो 5 गारंटीज का वादा किया था, इन 5 गारंटीज को जो पूरे लागू करने के लिए, जो 5 गारंटीज को लागू करने में कहीं ना कहीं देरी कर रही है, और कहीं ना कहीं कुछ गारंटीज लागू करने में असमर्थ नजर आ रही है, और कई गारंटीज के साथ कंडीशंस भी यानी शर्तें भी लगाती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ये लग रहा है कि इन 5 गारंटीज की आड़ में सरकार इनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं मुद्दे को भटका रही है। यानी दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बयानबाजी आ जाती है, कैबिनेट में फैसला हो जाता है कि कर्नाटक का जो एंटी कन्वर्शन बिल जो पास हुआ था पिछले वर्ष, उसको दोबारा रिपील किया जाएगा। उसके जो है जो कंडीशंस थे, जो कानूनी प्रक्रिया थी कन्वर्शन को लेकर, उसे पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ एक और बयान एक मंत्री देते हैं कि
कर्नाटक में काउ स्लॉटर बिल जो पारित हुआ था उसको भी रिपील किया जाएगा। तो एक तरफ सरकार गारंटीज लागू करने की बात कर रही है और बिजली में जो फ्री 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रही थी, लेकिन अब उस पर भी शर्तें लग गई है। तो ये एक तरफ ये बातें चल रही है, लेकिन सरकार बिजली फ्री देने की बात करने के साथ साथ बिजली की दरों को भी बढ़ा दिया, यानी 70 पैसे प्रति यूनिट के। तो इस महीने जो बिजली का बिल लोगों के हाथ लग रहा है, वो लोग ये बिल देखकर घबरा गए, क्योंकि इस महीने के बिल में करीब 500 से 600 रुपए का इजाफा हुआ है। तो कहां है वो फ्री पावर जो 200 यूनिट की बात कही जा रही है। इसमें भी एवरेज, यानी साल भर आप जब बिजली खर्च करेंगे इसमें एवरेज 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार कहीं ना कहीं एक असमंजस में फंसी हुई है और सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो 5 गारंटीज को लागू करने का वादा किया था वो एक के बाद एक इसमें सरकार को मुश्किलें और कठिनाइयां नजर आ रही है। और अगले महीने जो 2 जुलाई को कर्नाटक का विधानसभा सेशन है, इस सत्र में एंटी कन्वर्शन बिल को दोबारा प्लेस करने की बात कर रही है और फिर इसी सेशन में बजट को पारित करना है। तो ये तमाम चीजें जो है सरकार को एक असहाय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और इसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा मचाया है और बीजेपी ने कहा है कि सरकार लोगों को मुफ्त गारंटीज की बात तो कही थी, यानी 10 रुपए देकर 20 रुपए लोगों से छीनने की बात कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष अब पूरी तैयारी कर रहा है कि ये मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया जाए। जी, कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का पड़ताल हम आगे भी आपके साथ जरूर करते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर। हमारी संवाददाता आयशा खान अब हमारे साथ जुड़ी थी। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि तमिलनाडु ने स्टालिन सरकार ने सीबीआई को ना क्यों कहा है। देखते रहिए डीडी न्यूज। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्।
स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब खबर तमिलनाडु से। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बौखलाई हुई तमिलनाडु में डीएमके की एमके स्टालिन सरकार। और ये क्यों हम कह रहे हैं कि क्यों जांच से बौखलाई हुई है, क्योंकि इधर तमिलनाडु सरकार ने ऐसा फैसला किया है। डीएमके ने कहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सीबीआई को नो कंसेंट में डाल दिया। पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद तमिलनाडु ने भी सीबीआई को ना कह दिया। तो फिर बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिला। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर करारा हमला बोला और उन्होंने कहा पिछले डीएमके शासन के दौरान मेट्रो अनुबंध का समर्थन करने के लिए स्टालिन ने 200 करोड़ रुपए का घूस प्राप्त किया था। यह आरोप के अन्नामलाई ने लगाया है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को डर है कि सीबीआई जल्द ही कहीं उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे, इसीलिए सीबीआई को ना कह रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना तमिलनाडु में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगाकर अपने आप को बचाने का उपाय किया है एमके स्टालिन ने। तो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ये बातें ट्वीट करके कही हैं। जरा आप देखिए, अप्रैल में तमिलनाडु बीजेपी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पिछले डीएमके शासन के दौरान मेट्रो अनुबंध का समर्थन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का घूस प्राप्त किया था। तो ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु सीएम को डर है कि सीबीआई जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और राज्य सरकार की अनुमति के बिना तमिलनाडु में सीबीआई के प्रवेश पर रोक एक असाधारण उपाय किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बताइए कि ये जो आरोप लगाया गया है कि इसीलिए स्टालिन ने अपने आप को बचाने के लिए ही सीबीआई को नो कंसेंट में डाला है, इस आरोप में भारतीय जनता पार्टी जो ये आरोप लगा रही है, इस आरोप में कितना दम है? देखिए, जब भी किसी को अपनी तरफ विपदा आती है और स्पेशली केंद्रीय एजेंसियों से, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं। और ये पहली बार नहीं है। तमिलनाडु सरकार भाजपा की विरोधी सरकार है, एनडीए की विरोधी सरकार है। तो भाजपा एनडीए के विरोध में इन लोगों ने पहले भी कई राज्य सरकारों ने फैसला लिया है और खुद को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और ये यहाँ सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद सेंथिल बालाजी पर ये आरोप लगाए थे कि उनका इस घोटाले से संबंध है और 2016 के चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार भी किया गया था। लेकिन अब वहीं ये सुर बदले नजर आ रहे हैं और ये सुर क्यों बदले हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और भाई देखा जाए तो अब उनके साथ पार्टी में आ चुके हैं, तो इसलिए उनके सुर बदले हुए हैं। और अपने साथ आने पर सारे विरोधी उनके सारे पाप भूल जाते हैं। जिसके बारे में आप पहले कहा करते थे कि वो भ्रष्ट नेता हैं, उन्होंने राज्य के लोगों को छला है, नौकरी देने के नाम पर पैसा लिया है, ये सब आरोप उन्होंने चुनाव प्रचार में लगाए थे और काफी मुखर होकर बोला था उसके बारे में। लेकिन अब वही चीजें जो हैं खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सबसे फेवरेट सेंथिल बालाजी ही रहे हैं। और इनफैक्ट इससे पहले अभी देखा जाए तो उनके मंत्री पद में सबसे चहेते मंत्री मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए सेंथिल बालाजी ही है। ठीक है जी रितेश, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का इसीलिए मौका मिला है क्योंकि दोनों बातें हैं कि आरोप लगे थे और अब सीबीआई को ना कहा। एक बात और इसके साथ कहना चाहूंगा जी, मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा जल्दी से, जो भी इससे पहले जो भी डीएमके के साथ नेता है, सेंथिल बालाजी इससे पहले एआईएडीएमके में थे। ठीक है, अभी 5 साल पहले ही वो डीएमके में शामिल हुए हैं। लेकिन इससे जितने भी बड़े नेता थे डीएमके में जो शुरुआत से रहे हुए हैं, आज सेंथिल बालाजी का कद उन लोगों से ज्यादा बड़ा हो गया है। चलिए हम इस पर कभी और फिर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रितेश रंजन जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।